गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एक नए अध्याय इन्वेस्टमेंट बैंक्स की चर्चा करेंगे। इन्वेस्टमेंट बैंक्स किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं और विशेष तौर से विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए यह धमनियों में रक्त की तरह होते हैं जो निरंतर विनियोग को प्रवाहित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दे रहे होते हैं। आज हम इन्हीं इन्वेस्टमेंट बैंक्स की चर्चा करेंगे। विनियोग बैंकों को विभिन्न संस्थाओं और विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने भिन्न भिन्न प्रकार से परिभाषित किया है, लेकिन इनकी परिभाषित करने की जो आधारभूत सामग्री है वह इनके कार्य ही है। इनके कार्यों के आधार पर, इनकी विशेषताओं के आधार पर इन्हें परिभाषित किया गया है। यहाँ हम कुछ प्रमुख परिभाषाएं लेते हैं और देखते हैं कि वास्तव में विनियोग बैंक होते क्या हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखें तो विनियोग बैंक से तात्पर्य उन वित्तीय संस्थाओं से है जो अपने अंशों या यूनिट्स को बेचकर विनियोक्ताओं से धन एकत्रित करती हैं। इस एकत्रित धन का बड़ा कोष में पेशेवर प्रबंधकों की देखरेख में अंश एवं प्रतिभूतियों में इस प्रकार विनियोजन कर देती हैं जिससे सदस्य अंशधारियों को लाभ हो। तो यह पहली परिभाषा में विनियोग बैंक की जो कार्य पद्धति है उस कार्य पद्धति को प्रमुख आधार माना गया है। यानी ये विनियोग बैंक अपने अंश या यूनिट बेच करके पैसा एकत्रित करते हैं और उस एकत्रित धन से फिर ये पेशेवर प्रबंधकों की देखरेख में विनियोजन का कार्य करते हैं। लेकिन जो भारतीय कंपनी अधिनियम है उसकी धारा 372(10) के अनुसार विनियोग बैंकों को अलग से परिभाषित किया गया है। उसमें कहा गया है एक विनियोग कंपनी वह कंपनी होती है जिसका मुख्य व्यवसाय अंशों, ऋण पत्रों एवं अन्य प्रतिभूतियों को लाभ के लिए प्राप्त करना होता है। तो यहाँ पर दो हमने एक महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखी, एक जो इनके कार्यों के आधार पर थी और दूसरी जो कंपनी अधिनियम के आधार पर इनको परिभाषित करने का प्रयास हुआ। अगली परिभाषा हम भारतीय रिजर्व बैंक की देखते हैं, क्योंकि भारत में भारतीय रिजर्व बैंक शीर्ष केंद्रीय बैंक है और संपूर्ण मौद्रिक प्रणाली का नियामक एवं नियंत्रक वही है। तो उसके विचार में विनियोग बैंक क्या होते हैं यह जान लेना अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। रिजर्व बैंक कहता है एक विनियोग कंपनी का तात्पर्य ऐसी किसी भी कंपनी से है जिसका मुख्य व्यवसाय प्रतिभूतियों को प्राप्त करना है, जिसमें वे कंपनियां शामिल नहीं हैं जो औद्योगिक कंपनियां हैं अथवा जिनका मुख्य व्यवसाय प्रतिभूतियां। का भी यह मानना है कि ऐसी कंपनियां जिनका मुख्य कार्य प्रतिभूतियों में व्यापार करना होता है वे विनियोग बैंक कहलाती है। सारांश है हम कह सकते हैं कि विनियोग बैंक में वह बैंक हैं जो जनता से विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत धन प्राप्त करते हैं तथा उस धन को उद्योग, व्यापार आदि में भी नियोजित करते रहते हैं। तो यहाँ पर हमें समझना इस चीज को है कि विनियोग बैंक वे संस्थाएं हैं जो विनियोग का कार्य करती हैं और वो विनियोग कहाँ से प्राप्त करती हैं। विनियोग योग्य जो कोष हैं वो जनता से जमाएं एकत्रित करके जनता को विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियां, यूनिट्स बेच करके वो जमाएं उनकी एकत्रित करके कोष प्राप्त करती हैं और उस कोष को फिर उद्योगों में, व्यापार में विनियोग करने का कार्य। विनियोग बैंक क्या होते हैं? विनियोग बैंकों के संबंध में हमने इनकी परिभाषाओं के माध्यम से समझा। विनियोग बैंक के कार्यों को देखा जो परिभाषाओं का आधार थे। अब हम विनियोग बैंकों के लाभ एवं महत्व की चर्चा करेंगे। विनियोग बैंक किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। वे निवेश प्रोत्साहित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करते हैं।
ये एक ऐसे बैंक होते हैं जो विकासशील देशों जहां पर बचत अत्यंत न्यून होती है, छोटी छोटी बचतें होती हैं, उन छोटी छोटी बचतों को एकत्रित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन छोटी छोटी बचतों को विशाल बचतों में परिवर्तित करके ये न केवल बचतकर्ताओं अपितु अर्थव्यवस्था के लिए भी लाभ प्रद स्थिति उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ हम विनियोग बैंकों के लाभों एवं महत्वों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले कि बचतों को प्रोत्साहन। पहला जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो बचतों को प्रोत्साहन करने के संबंध में है। विनियोग बैंक जो छोटे छोटे बचत करता है उनकी बचतों को एकत्रित करके उन्हें प्रोत्साहित करने का कार्य करता है। अनेक अवसरों पर व्यक्ति 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए या 50 या 60 रुपए की जैसी छोटी छोटी बचतों को नजरअंदाज करता चला जाता है। लेकिन ये विनियोग बैंक 10-10 रुपए, 20-20 रुपए या 50-50 रुपए की छोटी छोटी इकाइयां का विक्रय करते हैं और उसके माध्यम से ये बचतों को एकत्रित करते हैं। तो 10-20 रुपए जैसे छोटे छोटे रुपयों को भी एकत्रित करने से और उन्हें बड़ी बचतों के रूप में परिवर्तित करने से बचतकर्ता अत्यधिक प्रोत्साहित होते हैं, उन्हें आकर्षक प्रतिफल प्राप्त होता है, जिससे कि वह बचत करने को धीरे धीरे प्रेरित होते चले जाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर बचतों को प्रोत्साहित करने के संबंध में है। दूसरा, पूंजी निर्माण में महत्व। पूंजी निर्माण का कार्य विनियोग बैंकों द्वारा बहुत ही पेशेवर अंदाज में पूरा किया जा रहा है, क्योंकि हम यहाँ देखें कि जब विनियोग बैंक छोटी छोटी बचतों को एकत्रित कर लेते हैं तो उस एकत्रित कोष को वह अत्यंत जो निपुण पेशेवर हैं उन निपुण पेशेवरों के माध्यम से वह पूंजी बाजार में उसका नियोजन करते हैं। उद्योगों, व्यापारों और आर्थिक गतिविधियों के लिए उस कोष को उपलब्ध करवाने का काम करते हैं, जिससे कि आर्थिक गतिविधि प्रोत्साहित होती है। तीसरे कार्य या महत्व के रूप में हम देखें तो यह है व्यापार एवं उद्योग के लिए वित्त का प्रबंध करते हैं। ये न केवल पूंजी बाजार में विनियोजन का कार्य करते हैं अपितु उद्योग एवं व्यापार के लिए प्रत्यक्ष रूप से ऋण, अनुदान और उसके जो अंश पूंजी योगदान या ऋण पत्रों के माध्यम से उस व्यापारिक संस्था को वित्त प्रदान करने का कार्य ये करते रहते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण कार्य है पूंजी की गतिशीलता। छोटी छोटी बचतें अनेक बार गतिशील नहीं हो पाती। या 100-200 रुपए या 500 रुपए की जैसी जो छोटी बचतें हैं उनमें गतिशीलता का अभाव होता है। वह घर की एक तिजोरी या एक अलमारी में बंद होकर रह जाती है। विनियोग बैंक ऐसी ही छोटी छोटी बचतों, छोटी छोटी पूंजियों को गतिशीलता प्रदान करता है। अब हम यहाँ विनियोग बैंकों के अगले कार्यों की चर्चा करें तो उसका एक महत्वपूर्ण कार्य आता है मुद्रा प्रणाली में लोचता एवं कीमत स्थायित्व प्रदान करना। मुद्रा प्रणाली में लोचता कीमत स्थायित्व किस प्रकार प्रदान करेगा विनियोग बैंक, ये प्रश्न हमारे मस्तिष्क में उठ सकता है। परंतु विनियोग बैंक छोटी छोटी बचतों को इस प्रकार से एकत्रित करते हैं कि वो बहुत बड़े कोष का रूप धारण कर लेती है। इसलिए जब कभी मौद्रिक प्रणाली में मंदी की स्थिति होती है तो वो कोष का बाजार में प्रवाह कर देते हैं, और जब कभी तेजी की स्थिति आती है तो कोष को बाजार से समेट लेते हैं। तो इस प्रकार से बाजार में मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करने में विनियोग बैंकों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है, और इसी कारण वह मुद्रा प्रणाली में लोचशीलता एवं कीमत स्थायित्व के रूप लिए भी कार्य करते हैं। वहीं जो अगला इनका महत्व है वह राजकीय वित्त की व्यवस्था के संबंध में है।
राजकीय वित्त अधिकांशतः भारत में हमें देखते हैं कि घाटे की वित्तीय प्रणाली पाई जाती है। तो इस घाटे की वित्त प्रणाली की पूर्ति करने के लिए जो विनियोग बैंक हैं वो समय समय पर सरकार और विभिन्न एजेंसियों को जो वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाते रहते हैं। और बैंकिंग प्रवृत्ति का विकास, ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि बैंकिंग प्रवृत्ति का विकास ऐसे समाजों में अधिकांशतः नहीं हो पाता जो परंपरागत समाज हैं, जहां पर आय का स्तर बहुत नीचा स्तर है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय समाज, जहां आय का हम नीचा स्तर देखते हैं और अधिकांश व्यय उपभोग व्यय के रूप में देखते हैं, वहां पर बैंकिंग प्रवृत्ति के विकास करने में विनियोग बैंकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विनियोग बैंकों ने छोटी छोटी बचतें, चाहे वो 10 रुपए हों, 20 रुपए, 50 या 100 रुपए की बचतें हों, ऐसी बचतों को एकत्रित किया है और उन बचतों पर आकर्षक रूप से प्रतिफल प्रदान किए हैं। और इन आकर्षक प्रतिफलों की प्रवृत्ति ने ही जो छोटे और गरीब तबके के लोग हैं उन्हें बैंकों से जुड़ने की ओर प्रेरित किया है। इसी प्रकार से जो अगला महत्व हम देखते हैं वो प्रतिनिधित्व एवं परामर्शदाता के रूप में यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि विनियोग बैंक विभिन्न प्रकार के जो व्यावसायिक संस्थान हैं उन्हें परामर्शदाता की सेवाएं उपलब्ध करवाता है, उनके प्रतिनिधित्व के रूप में बाजार में उनके क्रियाकलापों को संपादित करने में योगदान देता है। अगला महत्व रोजगार वृद्धि में है क्योंकि विनियोग बैंक बड़े पैमाने पर विनियोग की गतिविधियों में संलग्न रहते हैं और इन गतिविधियों के कारण वह बाजार में नए रोजगारों के अवसरों को सृजित करते हैं, इसलिए यह रोजगार वृद्धि में भी सहायक होते हैं। वहीं अंतिम है जोखिम में कमी, क्योंकि यह एक पेशेवर दृष्टिकोण से कार्य कर रहे होते हैं और उचित और सही परामर्श और सलाह के माध्यम से यह उद्यमियों के जोखिम में प्रभावी कमी लाते दिखाई देते हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू। आज हमने देखा कि विनियोग बैंक क्या होते हैं, विनियोग बैंकों के क्या लाभ या महत्व हैं, यह सब देखा। अब विनियोग बैंक एक दो उदाहरण हम दें, जैसे यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूटीआई। यूटीआई एक विनियोग बैंक का एक उदाहरण था जो 1964 में इस्टेब्लिश हुआ और उसके पश्चात उसने छोटी छोटी बचतों को एकत्रित करने के दृष्टिकोण से 10-10 रुपए की यूनिट्स या इकाइयां बेचना प्रारंभ किया। और भारत में प्रारंभिक चरण में यूटीआई का कार्य और यूटीआई का योगदान बहुत ही सराहनीय रहा, परंतु 2000 के लगभग जो वित्तीय अनियमितताओं के चलते यूटीआई अपना जो शानदार प्रदर्शन है वो जारी नहीं रख सका, जिसके कारण उसको दो अलग अलग कंपनियों में बांटना पड़ा और जिससे विनियोगकर्ताओं को भी हानि उठानी पड़ी। इसी प्रकार से अनेक प्रकार के म्यूचुअल फंड्स भारत में इस समय मौजूद हैं। वो म्यूचुअल फंड्स भी विनियोग बैंकों के ही उदाहरण के रूप में हम देखते हैं। धन्यवाद।